गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडीज़ अड्डा में। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का नाम था वो सेम नाम किसी और का भी था, तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इस वजह से मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है। आज हम करेंगे 8th क्लास की साइंस का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल और हार्मलेस दोनों हो सकते हैं, आज वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब हमें किसी डिवाइस या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती होगी, जिसे बोला जाता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है वो आप लोगों ने आई थिंक देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, या तो आपकी बुक में कोई पिक्चर होगी, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। उससे छोटी चीज़ें बहुत बड़ी होकर दिखती हैं, जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आराम से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गाए। ये 4 पार्ट्स होते हैं और इन चारों को ही लिविंग माइक्रोब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिविंग माइक्रोब्स। और फिर कुछ आ जाते हैं नॉन लिविंग माइक्रोब्स। जो नॉन लिविंग माइक्रोब्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं, उसके अंदर आ जाते हैं आपके वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं वो वैसे नॉन लिविंग नहीं होते हैं, ये किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर जाने से ये एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, और बाहर निकलते के साथ ही इनएक्टिव हो जाते हैं। और हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि किसी के अंदर ये वायरस है या नहीं है? तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड यानी कि ज़ुकाम हो जाना, फ्लू हो जाना, कफ यानी कि खांसी, और कुछ ऐसी डिजीज़ जिसे हम पता लगा सकते हैं जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स। अगर ये किसी को है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाले बंदे में वायरस है। और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो 2 तरीके से रहते हैं: सिंगल सेल यानी कि वो अकेले रहते हैं, या फिर मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर यानी कि ग्रुप में रहते हैं। सिंगल सेल में आप एग्जांपल ले सकते हैं एल्गाए और प्रोटोजोआ। दोनों ही जो है वो सिंगल सेल है, और दोनों यानी कि एल्गाई जो है वो आप मल्टी सेल्यूलर में भी देख सकते हैं। वो मल्टी सेल्यूलर में भी रहता है और फंगी भी रहता है। फिर आ जाता है या आपका कि माइक्रोब्स पाए कहाँ जाते हैं। अगर आपने कभी सुना है कि माइक्रोब्स यानी कि वायरसेस जो होते हैं वो गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ सर्दी है वहाँ नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर तरीके के एनवायरनमेंट में सफ़र कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो आइस जैसी ठंडी क्यों ना हो, हॉट स्प्रिंग क्यों ना हो, यानी कि डेजर्ट, यहाँ तक कि डेजर्ट जो कि सबसे ज़्यादा गर्म जगह है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ऑल्सो माइक्रोब्स में लिव सॉलिटरी, यानी कि वो अकेले में भी रहते हैं जैसे अमोएबा, और ग्रुप में भी रहते हैं जैसे फंगी और बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, सॉलिटरी और कॉलोनियल। ये 4 टाइप्स होते हैं। फिर आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल किस तरीके से हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैन्योर कैसे बनता है। जब भी किसी प्लांट जो कोई मर जाता है, या फिर प्लांट का वेस्ट होता है, या एनिमल का वेस्ट होता है, उसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका कन्वर्जन होता है, तो हमारा मैन्योर बनता है। तो वो कन्वर्जन किससे होता है? वो कन्वर्जन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। जो भी हमारी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनसे ये कन्वर्जन होता है। हमारा मैन्योर उन्हीं से बनता है। एक होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। यह आपका दही यानी कि कर्ड में पाया जाता है। यह आपकी जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें ये पाया जाएगा, जैसे कि चीज़। अब दूध में कोई खट्टा डालेंगे तभी वो पनीर बनता है, जब दूध खट्टा है, तो ये उसमें भी पाया जाता है। पिकल यानी कि अचार, और आपके बहुत से खाने की चीज़ें में ये पाया जाता है। एक आता है आपका ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो आपका वाइन, अल्कोहल, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फिर आता है कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ा सकें। और हमारे अगर ये सॉइल में होते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर आता है एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स अगर आपको पता होगा या फिर आपने कहीं सुना होगा तो ये डॉक्टर्स देते हैं जब कोई बीमार उनके पास आता है, यानी कि अगर उन्हें कोई बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है, कि उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं, इस वजह से उन्हें बीमारी है, तो उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जिसकी मदद से या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, या फिर वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जैसे और इसके कुछ चीज़ें हैं, यानी कि उसकी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आपको मिल सकती हैं: स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर टेट्रासाइक्लिन।
ये दो नाम हैं, इनसे आपको मिल सकती हैं। एक आता है कि ये डिस्कवर कब हुआ था। ये डिस्कवर हुआ था 1929 में, और इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स बनाई थी उसका नाम इन्होंने पेनिसिलिन रखा था। पेनिसिलिन रखा था, और ये वर्क करती थी डिजीज़ पर जो कि बैक्टीरिया से फैली होती थी, जो कि बैक्टीरिया से फैली होती थी। जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास ये आप देख सकते हैं, और जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उन्हें ये पता है कि इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो जो पेशेंट होता है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी को आदत पड़ जाती है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज़ कॉजेज बाय द वायरस। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कभी भी वायरस से जो बीमारी फैली हो जैसे कोल्ड और फ्लू उसके अगेंस्ट नहीं होते हैं। फिर आ जाते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। एंटीबॉडीज़ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जब डिजीज़ पल रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर होते हैं और उन डिजीज़ से लड़ते हैं, तो उन्हें बोला जाता है एंटीबॉडीज़। क्या बोला जाता है? एंटीबॉडीज़। द बॉडी रिमेंबर्स द माइक्रोब्स एंड इफ़ इट एंटर्स अगेन इट रिमेंबर्स द वे टू फाइट। यानी कि अगर आपकी बॉडी एक बार उस डिजीज़ से बाहर आ चुकी है और अगर वही सेम माइक्रोब आपकी बॉडी में दोबारा जा रहे हैं तो उन एंटीबॉडीज़ को पता होता है कि उनसे किस तरीके से फ़ाइट करनी है। फिर आता है वैक्सीनेशन। क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है जब भी कोई कमज़ोर माइक्रोब या फिर मरे हुए माइक्रोब को किसी भी हेल्दी बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो उससे क्या होता है? एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, और वो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट लड़ती हैं। ये जो डिस्कवर किया था ये किया था एडवर्ड जेनर ने 1798 में, जो कि वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। स्मॉल पॉक्स के लिए वो वैक्सीन बनाई गई थी। डिजीज़ लाइक कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन बनाई जाती है। इंडिया के अंदर डेडली बीमारियां कुछ थी जैसे कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो, उनके लिए भी वैक्सीनेशन बनाई गई है। फिर आ जाता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? इसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ आती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलने वाली, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाने वाली, उसे बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ये फैलती कैसे हैं? ये फैलती हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड और एनी फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि आप किसी से हाथ मिला रहे हो, आप किसी के गले लग रहे हो, उससे भी ये फैल जाती हैं। और ये कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एट्सेट्रा। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आती हैं। पैथोजेंस क्या होता है? पैथोजेंस एक ऐसी बीमारी होती है जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। फिर आते हैं कैरियर्स। कैरियर्स वो होते हैं जिनकी वजह से हमारे घर या फिर हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जैसे वो होते हैं कुछ हाउस फ्लाई, या फिर मतलब किसी भी तरीके की इंसेक्ट और एनिमल, कुछ भी हो जिनकी वजह से हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैल रहे हैं, उन्हें बोला जाता है कैरियर्स। जैसे कि हाउस फ्लाई, किसी भी तरीके के मॉस्किटोज़ हो गए, उनकी वजह से मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन्हें बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। फिर आता है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं और किन किन से फैलती हैं और किस किस के अंदर ये पाई जाती हैं। जैसे कि ह्यूमन डिजीज़ आ जाती हैं कुछ। फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर बैक्टीरिया से फैलता है ये, और ट्रांसमिशन होता है इसका एयर से, यानी कि हवा के द्वारा या आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। फिर आता है मिसल्स। ये वायरस से फैलता है और ये भी एयर में ही होता है। फिर आता है चिकन पॉक्स। ये भी वायरस से फैलता है, ये आपका एयर और कांटेक्ट दोनों में आ सकता है। फिर आता है पोलियो। ये वायरस से फैलता है और इसके अंदर एयर और वाटर दोनों आता है। फिर आता है आपका कॉलेरा। कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है जो आपके वाटर और फूड दोनों में आता है। फिर आता है आपका टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो एक तरीके का बुखार होता है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है और ये आपका वाटर में पाया जाता है। फिर आ जाता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो वायरस से फैलता है और वाटर में पाया जाता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है जो कि मॉस्किटो से फैलता है, मॉस्किटो में पाया जाता है। ये मॉस्किटो जहाँ भी जाएगा तो वहाँ पर ये मलेरिया लेके चला जाएगा। फिर ये होता है प्लांट डिजीज़। प्लांट डिजीज़ भी होती हैं कुछ जो कि माइक्रोब्स की वजह से होती हैं।
एक होता है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है और ये एयर में होता है। फिर आता है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट जो होता है वो भी प्लांट डिजीज़ है। वो फंगी में पाई जाती है और वो एयर और सीड दोनों में मिल सकती है। फिर आता है येलो वीन मोज़ैक ऑफ भिंडी, इसे ओकरा भी बोला जाता है। ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि वायरस में पाई जाती है और ये इंसेक्ट से फैलती है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमंस बल्कि एनिमल्स में भी डिजीज़ पैदा कर देती हैं, जैसे एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन और एनिमल दोनों में बीमारी फैला सकता है। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि हम अपने जो फूड है हमारा किस तरीके से हम उसको बचा कर रखें कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब्स ना फैलें। तो इसके अंदर पहला आ जाएगा केमिकल मेथड। ऐसा कौन सा केमिकल मेथड है जिसकी वजह से हमारा फूड बच सकता है, जिसकी वजह से हमारे फूड में ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब्स नहीं फैलेंगे। तो वो आ जाता है सॉल्ट या फिर एडिबल ऑयल, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा नमक या फिर एडिबल ऑयल डाल देना। उससे क्या होता है कि हमारे फूड में सोडियम बेंजोनेट बढ़ जाएगा या फिर सोडियम मेटाबिस सल्फाइड ये बढ़ता है। तो हमारे जो फूड होता है उसके अंदर केमिकल मेथड, उसके अंदर जो प्रिजर्वेशन की जो पावर है वो बढ़ जाती है। फिर आता है कॉमन सोल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी कि जब हम कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा हो, जैसे मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगोज़, इनके अंदर मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा होता है तो इसके ऊपर हम कॉमन सॉल्ट डाल देते हैं ताकि इसके अंदर माइक्रोब्स हमारे ज़्यादा ना बढ़ें। फिर आता है हमारा शुगर, यानी कि चीनी से हम कैसे कर सकते हैं। चीनी जो होती है वो किसी भी मॉइस्चर को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर जैसे मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा है मॉइस्चर और हम उसको कम करना चाहते हैं तो हम उसको चीनी से कवर कर सकते हैं। तो उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। इसे हम ऑयल और विनेगर से भी कर सकते हैं। बैक्टीरिया कैन नॉट सस्टेन इन सच एन मीडियम सो इट कैन बी यूज्ड टू प्रिजर्व वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट। यानी कि ऑयल और विनेगर को हम इन चीज़ों पर भी डाल सकते हैं ताकि हमारे जो खाना है उसके अंदर बैक्टीरिया ना बढ़े। फिर होता है पेस्चराइजेशन। क्या होता है पेस्चराइजेशन, मैं आपको बता दूं क्या होता है। जब भी एक बेकर में या फिर एक यूटेंसिल में दूध है और हम उसे उबालते हैं 70 डिग्री सेल्सियस या फिर 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लगभग 15 से 30 मिनट तक, लगभग 15 से 30 सेकंड तक हम उसे बहुत ज़्यादा उबालते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम उसे चिल्ड स्टोर कर दें सडनली, तो उसे बोला जाता है पेस्चराइजेशन। इसके अंदर बैक्टीरिया के या फिर माइक्रोब्स के बढ़ने का खतरा बहुत कम होता है और इसकी जो डिस्कवरी है वो लुइस पैस्चर ने की थी और इसी वजह से इसका नाम पेस्चराइजेशन है। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज यानी कि हम किसी भी सामान को स्टोर करके रखते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुछ हमारा खाना होता है वो बच जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। तो हम जब भी हम स्टोर करें वो एयर टाइट पैकेट्स में हो, यानी कि किसी भी तरीके से माइक्रोब उसके अंदर एंटर ना कर सके, ऐसा वो कंटेनर होना चाहिए जिसकी वजह से माइक्रोब्स जाएंगे भी नहीं और उसके अंदर जो माइक्रोब्स होंगे वो कांट ग्रो, और ज़्यादा भी नहीं होंगे और जितने थे उतने ही होंगे या फिर उससे भी कम हो जाएंगे। इसे बोला जाएगा स्टोरेज। ये होते हैं कुछ टाइप्स प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड की प्रिजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो दिखने में बड़ा ही खतरनाक है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन ये है नहीं इतना ज़्यादा। नाइट्रोजन साइकिल होता है कि हमारे जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो इसका हम पहला वाला साइकिल देखते हैं। पहले नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, हमने ये बता दिया। फिर उसके बाद ये वहाँ से ब्लू ग्रीन एल्गाई या फिर बैक्टीरिया में आएगा, फिर उसके बाद किसी प्लांट में जाएगा, प्लांट में जाने के बाद प्लांट में जाता है या फिर सॉइल में चला जाता है सॉइल में नहीं तो कोई बैक्टीरियम ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, एक ऐसा बैक्टीरिया कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम नाइट्रोजनियस कंपाउंड भी बोलते हैं, जो आपका डायरेक्ट सॉइल में मिल जाएगा। सॉइल में मिलने के बाद या तो वो डायरेक्ट प्लांट को मिल जाएगा, प्लांट से फिर एनिमल्स के बाद फिर उसके बाद वो उसका वेस्ट बनेगा, नाइट्रोजन वेस्ट या फिर एक्सक्रीशन डेथ जो होगी उसकी, वहाँ से आने के बाद दोबारा वो सॉइल में मिल जाएगा
ये हो गया एक साइकिल। फिर दूसरा आता है लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, यानी कि लाइटनिंग से कैसे एटमॉस्फेरिक में पाया जाता है, हमें ये पता लग गया। फिर उसके बाद लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग के बाद लाइटनिंग के यानी कि थंडर, वहाँ से आने के बाद फिर डायरेक्ट हमारा सॉइल में मिल जाएगा। इसके बीच में ये दोनों पार्ट्स नहीं आते, एक सिर्फ एक ही आता है। यहाँ से डायरेक्ट हमारा सॉइल में मिल जाएगा। सॉइल में मिलने के बाद हमारा वही प्लांट्स में, फिर उसके बाद एनिमल में, फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट यहाँ से आने के बाद जो है वो धीरे धीरे करके अपने आप दोबारा एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगा। इस पूरी साइकिल को बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। और मैं आपको बता दूं कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते हैं, हमने लेसन नंबर 1 में भी दिए थे, हम लेसन नंबर 2 में भी देंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप उन्हें देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स लाएंगे जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सबके अंदर देंगे। चलिए हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिए हुए हैं। पहला आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। और फॉर एग्जांपल्स यानी कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गाई, ये चारों आ जाएंगे इसमें। फिर आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, फैलने वाली डिजीज़, मैंने यहाँ आपको बताया था। कैरियर्स क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और ये कुछ होते हैं इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स, इन्हें बोला जाता है कैरियर्स। फिर उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में जाती हैं, उसके बाद जब वो डिज़ीज़ से लड़ती हैं, डिज़ीज़ से लड़ने के बाद जब वो एक बार वायरस ख़त्म हो जाता है और वो जब दोबारा आए या फिर कुछ भी हो, तो हमारी बॉडी में उतनी ताकत होती है कि वो उससे लड़ सके, तो उसे इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मेंशन एनी 3 वेज हाउ टू थ्रो विच पैथोजेनस आर ट्रांसमिटेड। अब ट्रांसमिटेड किस तरीके से होते हैं ये भी मैंने आपको सारा बता दिया है। एयर, वाटर, कांटेक्ट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि वो मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। हेट्रोट्रॉफिक, वो 4 पार्ट्स इसके अंदर आएंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा, ज़रूरी सी चीज़ है। फिर आता है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या रोल है हमारी जो सॉइल है उसको ज़्यादा फर्टाइल बनाने में, ये मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कि हाँ भाई उसके अंदर क्या उनका रोल है, कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। और हमारे जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर उसके बाद पेस्चराइजेशन क्या होता है। पेस्चराइजेशन लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया था। और इसमें क्या होता है, दूध को उबाला जाता है, उसके बाद डायरेक्ट इसे चिल्ड कर दिया जाता है, जिसमें इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रोब्स बढ़ने के खतरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये हैं कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं दिए हुए हैं। और ये हमारा लेसन पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच।